अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोयद जाफरी है। पाकिस्तान में सियासत एक तमाशा बन के रह गई है और आज इस तमाशे में जो ख़ास दो बातें हुई हैं, वैसे तो बहुत सारी ख़बरें हैं जिनका आपके साथ जिक्र करेंगे, मगर जो बड़ी बात है वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। आज का दिन मेरे लिए ख़ास तौर पे नाउमीदी का और डिसअपॉइंटमेंट का इस वजह से है क्योंकि वो दो लोग जिनके साथ पाकिस्तान की कौम को और मुझे ख़ास तौर पे बहुत सारी उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मायूस किया है। वो दो लोग कौन हैं? एक तो हमारी आज जो बड़ी ख़बरों में से एक थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI बुनियादी तौर पर उनकी जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके हवाले से आज आखिरी दिन था अदालत में बहस का। काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को लीड किया और वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई, उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, जिसके वो इत्तेहादी भी हैं, उनके बजट की हिमायत का भी ऐलान किया और उसके बाद एक तकरीर की, वो भी एक मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनकी तकरीर और उनका ये रवैया और उनका ये फ़ैसला, उस पर भी मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। फिर एक छोटी सी खबर जिस पर मैं गुजरते गुजरते बात करना चाहूँगा, वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने अब एक नया, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उनको भी ऑपरेशन के हवाले से जो सवात जो KPK में वो करने जा रही है पाकिस्तान की मिलिट्री, उसके हवाले से उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हालांकि वो वज़ीर आज़म है, आज उन्होंने कहा है कि ये कोई मेजर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, पहले वाले ऑपरेशन का ही दायरा इख्तियार थोड़ा सा वसी करने की कोशिश की जाएगी इसमें। खैर, कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फ़ाइज़ ईसा जो हम सब के सामने एक उसूल पसंद इंसान बनकर उभरे, उनके ख़िलाफ़ केसेस हुए, उन्होंने स्टैंस लिया। सुनने में आया कि जी वो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, सुनने में आया कि बड़े अपराइट आदमी हैं, सुनने में आया कि उनकी ज़िंदगी में बायस कोई नहीं है और वो मेरिट के ऊपर फ़ैसले करते हैं। उसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी हुआ, लोगों ने, कईयों ने उसकी मुखालफत की, मगर मेजॉरिटी को ये उम्मीद थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस की कुर्सी संभालेंगे तो उस कुर्सी के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मगर मोहतरम जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आज की ख़ास तौर पे, पहले भी कई जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कार्रवाई के दौरान लोगों ने ये सवालात उठाए, मगर आज तो जिसे कहते हैं ना, हद ही कर दी उन्होंने। पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और इलेक्शन कमीशन के वकला, उनके साथ उनका रवैया इस कदर क्लियरली डिफरेंट था और उन्होंने जो बातचीत कल के हवाले से भी, कल भी जो प्रोसीडिंग हुई उसमें भी जब सलमान अकरम राजा अपने आर्गूमेंट्स पेश कर रहे थे तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने वहाँ पर भी आपको एक वकील अपना केस समझा रहा है, अपने दलाइल दे रहा है और वो पीछे कहीं किसी खातून को देख रहे थे, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये खातून तस्वीर खींच रही हैं, ये ग्रीन लाइट कैसे ऑन हुई है, जिससे एक क्लियर बात नज़र आ रही थी कि वो दलाइल में इंटरेस्टेड नहीं, विच मीन्स दैट ही हैज़ मेड हिज माइंड अप ऑलरेडी कि फ़ैसला क्या करना है। एज अ जज माई सेल्फ डिबेट्स का पाकिस्तान के अंदर मैं ये जानता हूँ कि जब मैंने फ़ैसला कर लिया हुआ है और मुझे लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं किसी की बात सुनने का, तो मेरा ध्यान दाएं बाएं भटेगा, वरना तो मैं उनकी दलील को सुनूंगा। आज जब PTI के वकील ने दलील देते हुए कहा कि जी हमारे ख़िलाफ़ एक दलील ये भी है कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक इस्लामी जमात है और उस वजह से उनकी तो कोई अक़लियतों की और रिज़र्व सीट्स की जो है कोई डिमांड ही नहीं बनती, वो तो कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम जो एडल्ट्स हैं उनको सीट्स दी जा सकती हैं। जिसके जवाब उन्होंने कहा, PTI के वकील ने कहा कि जी जमात इस्लामी भी एक इस्लामी जमात है और उनकी भी रिज़र्व सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, बाकी जजेस जो थे वो सुन रहे थे बड़े इत्मीनान से और बड़े ध्यान से। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जी ये डॉक्यूमेंट कहाँ है जो ये प्रूव करता है कि जमात इस्लामी की भी सीट्स हैं? तो उन्होंने कहा कि जी ये तो एक फ़ैक्ट है, सारी ज़िंदगी से जब से पाकिस्तान बना है और जमात इस्लामी लड़ रही है इलेक्शंस, तो ये तो सबको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि ये अदालत है, यहाँ फैक्ट्स नहीं चलते, यहाँ पर लीगैलिटी चलती है। वो लिस्ट लेके आए और काफ़ी तल्ख लहजे में उन्होंने ये बात उनसे कही, डिसमिसिव अंदाज में। उसके बरक्स जब इलेक्शन कमीशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो था वो सबमिट नहीं करवाया हुआ था, तो उसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको इंतहाई प्यार से कहा कि प्लीज़ इसकी कॉपीज़ करवा के आप जो हैं वो जमा करवा दीजिए। उनके साथ कोई तलखी किसी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं हुई। दूसरे जजेस के साथ भी जब बाकी जजेस जो थे, जैसे साहिद शाह, जैसे मंसूर अली, उन लोगों ने जब बात की और वो इस बात पर बार बार
ध्यान दिला रहे थे कि ये एक सियासी हक है लोगों का, और पास में भी कई पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट हुई जिसकी वजह से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकी। तो इसलिए इस मामले को देखना इंतहाई ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन की चूँकि गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से यहाँ तक बात आई है, तो हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन बात काजी फायज ईसा जो थे वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि जी हम यहाँ पर उन चीज़ों का मुशाहिदा करने नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ जो हो चुका है उसकी लीगैलिटी जो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो आइन के मुताबिक और प्रिंसिपल और लॉ के मुताबिक क्या चीज़ हो सकती है और क्या होना चाहिए उस पर बात करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की सीर हासिल कह लें कि इंटेलेक्चुअल बहस हुई और जजेस को हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन जहाँ पर आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे एक अनबायस्ड इंसाफ की आप कह लें कि उम्मीद रखता है, वहाँ पर, और आपकी इतनी बैकग्राउंड भी जैसे मैंने पहले बताया, तो वहाँ पर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे आपकी बायस नज़र आती है, जहाँ पर आप एक पार्टी से इंतहाई मुतनफ़र और एक नफ़रत और एक हकारत और एक डिसमिसिव एटीट्यूड आपका नज़र आता है, और दूसरे की जानिब आप ऐसे झुकाव है आपका, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है, आपका लहजा भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा हो जाता है, आप प्लीज़ भी कहते हैं रादर देन कि आप उनके साथ तल्ख़ कलामी करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है, कम अज़ कम मेरे लिए, क्योंकि और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर हम लोगों के जो आला अदलिया है और जो कुर्सी है, द ऑफिस दैट काजी फायज ईसा होल्ड्स, वहाँ पर जब आप पहुँचते तो आपकी ज़ातियात, माना आपकी खान साहब के साथ जो है वो ज़ाती आप यू वर रॉन्ग बाय इमरान खान, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो ज़ाती रिवेंज होते हैं वो जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, उस कुर्सी का स्टैचर आपकी ज़ात से बड़ा है, उस ऑफिस का स्टैचर आपकी ज़ाती मसाइल से बड़ा है, उस जिम्मेदारी का स्टैचर आपके ज़ाती रिवेंज से बड़ा है, तो आपको वो सब कुछ पीछे रखें। यू हैव टू बी द बिगर पर्सन इन दिस बिकॉज ऑफ द ऑफिस यू होल्ड, बिकॉज ऑफ द चेयर यू आर सिटिंग इन। लेकिन काजी फायज ईसा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मेरी नाकिस राय में ये करने से कासिर रहे हैं। उनकी रवैये में, उनके चेहरे पे, उनके तासुरात से ये बात बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है कि वो पीटीआई के साथ जो है वो एक ख़ास किस्म का रवैया करते हैं, जिसको अब मैं एहतियात करने की कोशिश करूँगा कि बायस ना कहूँ, मगर उससे वाइब यही आती है उनके रवैये से कम अज़ कम। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है इस पार्लियामेंट में। मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, इंटरेक्शन रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, कई मुलाकातें हुई बिकॉज आई वाज वर्किंग विद देम एज ए कंसल्टेंट नैरेटिव के बयानिए के हवाले से, और मुझे उनसे मुलाकात के बाद और उनकी बातचीत सुनने के बाद एक उम्मीद मेरे दिल में पैदा हुई कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कोई ऐसा सियासतदान है जिसके साथ हम उम्मीद जोड़ सकते हैं, जिससे ये सोचा जा सकता है कि ये शायद वक्त आने पर जैसे जैसे मैच्योर होंगे तो ये आवाम के भलाई के, आवाम के हक़ में फ़ैसले लेंगे। और बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर ये कहा कि हमें जो बुज़ुर्गों की पॉलिटिक्स है उससे हटना पड़ेगा, जब तक ये पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होती हम लोग मुस्तकबिल की जानिब कदम नहीं उठा सकते। मगर ये सारी बातें कानों को तो बहुत भली लगती हैं, बहुत सुनकर बहुत दिल खुश होता है, यू गेट अ वार्म एंड फजी फीलिंग। मगर जब उन बातों को ट्रांसलेट करने का वक्त आता है एक्शंस में, तो वहाँ पर जब वो चीज़ बिल्कुल बरक्स हो, उल्टी हो, जो आप कह रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हरकत करें, तो फिर आप जो भी शख्स, जो लोग हैं आपके चाहने वाले या आपको सराहने वाले या आपसे उम्मीद लगाने वाले, उनका दिल टूटता है और उनकी उम्मीदें टूटती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब इस बजट को जो है तनकीद का निशाना बनाया और उसके ऊपर क्लीन चिट देने से इनकार किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, तो कई लोगों के दिल में ये उम्मीद जागी थी कि शायद जो टैक्सेस का पहाड़ हमारे ऊपर गिराया गया है जो कि नाजायज़ है, उसको जो है वो कम कराने में कामयाब, और वो हमारी जंग लड़ रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मगर
हमें देखने को मिला, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि वो ये जंग अवाम के लिए लगता है नहीं लड़ रहे, वो मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर डाल रहे थे और अपनी पार्टी का मतलब निकलवा रहे थे कि पंजाब के अंदर हमें, आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो अगर पंजाब के अंदर हमें पॉलिटिकल सियासी स्पेस नहीं देंगे, वहाँ पर हमें सियासत अपनी जो है वो मज़ीद बढ़ाने की और फैलाने की जो है वो रूम नहीं देंगे, तो हम आपको बजट के ऊपर तंग करेंगे, जो कि वो कर रहे थे। और जैसे ही वो मामला हल होना शुरू हुए, आज उन्होंने बगैर किसी मसले मसाइल के ऐसे मक्खन में से बाल की तरह साइड पे हो गए। बिलावल ने असेंबली के अंदर स्पीच करते हुए तो ये बात कही कि जी ये बाबू का बनाया हुआ बजट है, ये बच्चों के दूध के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, इस पर इतना इतना ज़्यादा टैक्स कौन लगाता है, कौन लगाने का सोच सकता है, ये वही लोग लगा सकते हैं जिनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद से ये टैक्सेस जो अवाम को, जो आप कह रहे हैं कि जहर है अवाम के लिए, वो पास होंगे। अगर आप इसका साथ नहीं देंगे तो ये पास नहीं होंगे, अगर आप इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पास नहीं होंगे। ये क्या बात है, मुझे इन तकरीर की समझ नहीं आती है। एक खड़े होकर, ये कोई तकरीरी मुकाबला थोड़ी है, खड़े होकर भली भली बातें की जो अवाम के दिल को छूती हैं। और आपकी जिम्मेदारी थी, अगर आपको लगता है कि यह बजट ठीक नहीं था और गरीब इसके नतीजे में पिस के मर जाएगा, जो पहले दबा हुआ और दफन हुआ है, गरीब तो क्या मिडिल क्लास भी जो है वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, तो आप वो काम करें ना जिस काम के लिए आपको पार्लियामेंट में भेजा। तकरीरें करने के लिए तो पार्लियामेंट में नहीं भेजा आपको, तो इसलिए पार्लियामेंट में भेजा था कि अवाम के फायदे के खिलाफ, अवाम की भलाई के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जाता तो आप उसको रोकेंगे। और आपने जब पार्लियामेंट में आए थे, आपने कहा भी यही था कि हम यहां पर एज अ मॉनिटर, एज अ बैलेंसिंग फोर्स बैठेंगे हुकूमत के अंदर, उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, वजारतें नहीं ले रहे क्योंकि ताकि हम उनको किसी किस्म का अवाम दुश्मन फैसला ना लेने दें। मगर आज आपने ये साबित कर दिया कि आप आज भी वो स्टेप्स लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप किसी सूरत आपके इस फैसले, तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं कि आपने ये खड़े होकर जो तकरीर की, या आप चुप करके बैठ जाएं जी, आपने वो काम नहीं किया जिसकी आवाम को आपसे उम्मीद थी। आप में और मेरे में फर्क है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। वो पावर हमने, अवाम ने वोट दे के आपको वहां पहुंचाया कि आप हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मगर क्या आपने किया? नहीं। आप तकरीर तो मैं भी कर सकता हूं, यहां पे कर रहा हूं ना आपके साथ, अपने दिल के, मैं इस बजट के खिलाफ 100 बातें करता हूं जी। मेरे कहने से या मेरे बोलने से कितना को फर्क पड़ेगा? आपके बोलने से, आपके करने से फर्क पड़ेगा, तकरीर करने से नहीं फर्क पड़ेगा। सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैज टर्न्ड आउट टू बी अ सीरियस डिसअपॉइंटमेंट व्हेन इट कम्स टू safeguarding the interest of पाकिस्तानी पीपल। लेकिन उन्होंने अपना काम कर लिया है। मुझे तो रज़ा रब्बानी जिनको बहुत सराहते हैं, उनकी याद आई है कि वो वहाँ पे खड़े होकर बहुत भली भली बातें करते हैं, प्रिंसिपल वाली, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर जब स्टेप्स लेने की बारी आती है तो उनके भी हाथ बंधे हुए नजर आते हैं उस शख्स के सामने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्चुअली रन करता है। सो इट वॉज अ डे ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस रिगार्ड एज वेल। आप और मैं उसी तरह से टैक्स देते चले जाएंगे और इसी तरह से पिसते चले जाएंगे। हमारे लिए खड़े होने के लिए ना पीपल्स पार्टी है, ना कोई और जमात है। और ये जो बजट आया है, इसके आगे उन्होंने भी वैसे सर झुका दिया है अपने फ़ायदे निकाल के। अब आप और मैं आगे चल के देखते हैं। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है और उधर से रिज़र्व हो गया है इद्दत केस के अंदर भी फ़ैसला, उसको भी देखेंगे। 2 तारीख को मेरा ख्याल है वो सुनाएंगे। तो अब चीज़ें किस तरफ रुख लेती है। बजट वाला मसला तो अब ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली के अंदर जो सीट्स हैं उस हवाले से अदालत क्या फ़ैसला करती है। आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो किया वो ठीक था या गलत था।